नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों का वही फ्रेंड हूँ, वही मित्र हूँ जो अभी तक एक्सपेरिमेंट करता था। आप लोग ये देखकर चौंक गए होंगे, सोचने लगे होंगे कि ये आखिर बोर्ड वोर्ड कहाँ से आ गया, ये साइंस वाइंस कहाँ से आ गया। तो दोस्तों जो ये एक्सपेरिमेंट था ना, इसी का बेस है, इसी का बेस एक्सपेरिमेंट है। तो आज हम लोग मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ, जो कि साइंस है क्लास 9th में, आप लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि साइंस को हम लोग रट्टा मार कर पढ़ते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। ये साइंस के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, और हम लोगों के रहते ऐसी नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों साइंस को हम लोग रट्टा मार कर पढ़ नहीं सकते हैं, किसी भी तरह रट्टा मार कर पढ़ नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोगों को ज़िंदगी में ना रट्टा मार कर पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग रट्टा मार कर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये वीडियो रट्टा मारने के लिए नहीं है। जो लोग रट्टा मारते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। रट्टा मारने का मतलब ये हुआ कि उसे सिर्फ याद कर लें। याद करने का मतलब नहीं, उसे हर जगह फॉलो करना है। इस साइंस में मालूम है कितने लॉजिक लगते हैं, इतने लॉजिक हैं। आप चल रहे हैं तो उसमें भी लॉजिक लगता है, आप खड़े रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आपका पानी वाष्प हो रहा है, ETC इत्यादि। इनमें आप कुछ भी करें, उसमें साइंस के बिना आपका जीना मुश्किल है, आपका जीना नामुमकिन है, असंभव आपका जीना साइंस के बिना। तो दोस्तों साइंस के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं सब लोग? क्यों उसे सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए रट्टा मार कर बैठ जा रहे हैं? इसे हर जगह फॉलो करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। ये आज जो आप लोग ये पढ़ेंगे ना, जो आप लोग ये 11th 12th 9th 8th में पढ़ रहे हैं, ये पूरे ज़िंदगी में फॉलो होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि साइंस को ना एक्सपेरिमेंटली पढ़ना चाहिए, उसे हर जगह देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर ये लॉ फॉलो होता है, क्या इसमें कौन सा लॉ लगता है। ये कैसे खुद एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए कि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, तो आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग ये सब नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट उसकी डेफिनीशन पर पहुंचना चाहते हैं, उसके वो सब पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी अपना टाइम वेस्ट ना करें मेरे पीछे, क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसके पीछे लॉजिक को बताना चाहता हूँ। तो चलिए साइंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों साइंस जो है ये वैज्ञानिक, इसकी जो डिफिनीशन है ना, परिभाषा, वो सभी वैज्ञानिकों के डिस्कस के द्वारा जो परिभाषा निकल कर आई है वो ये है कि सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गई साइंस के डिफिनीशन के बारे में। तो साइंस को 3 टाइप्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, नंबर 2 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, नंबर 3 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेम है क्लास 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो पदार्थ हैं इन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। ये जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, बोर्ड वोर्ड ETC, ये माइक वाइक, हमारा कपड़ा, मैं खुद, मोबाइल, कैमरा, ETC जो भी है, इन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। तो दोस्तों इसका सेकंड, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो आज क्या इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पहली बार डिस्कस किया जाएगा मैटर के बारे में, यानी कि मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन पर भी आऊँगा और उसके लॉजिक पर भी आऊँगा, वो क्या है, किस तरह होता है, ये सब। और इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मैटर, यानी कि इस मैटर से, ये जो पदार्थ है, इससे जो कुछ
संबंधी पद होते हैं, महत्वपूर्ण पद, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि मास, मास यानी कि द्रव्यमान, वेट यानी कि हमारा वो भार, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और वॉल्यूम यानी कि आयतन, डेंसिटी यानी कि घनत्व, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट मैटर की चर्चा, उसके बारे में, पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मैटर यानी कि पदार्थ की, तो साइंटिस्टों द्वारा यह डिफिनीशन दी गई है इसकी कि जिसके पास भी कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ न कुछ स्पेस घेरता हो, यानी कि कुछ न कुछ उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन हो, तो उसे हम लोग डायरेक्ट ही बोल देंगे कि वो मैटर है। बट कुछ लोग उसमें एक टर्म और जोड़ देते हैं, एक पद और जोड़ देते हैं कि उसका भी, उसे हम अपने इन पांचों इंद्रियों, आँख के द्वारा देख सकें, कान के द्वारा सुन सकें और जीभ के द्वारा उसका स्वाद ले सकें और नाक के द्वारा उसे सूंघ सकें और त्वचा के द्वारा उसको हम लोग टच कर सकें या फिर महसूस कर सकें। अगर ये इनमें से कोई भी फॉलो हो रहा है तो, या एक से ज़्यादा हो या पर होना चाहिए फॉलो, तो उसे हम लोग बोल देंगे कि वो मैटर है। तो इसकी डिफिनीशन तो यही हो गई है। अच्छा, डिफिनीशन को तो लिख लेते हैं। जिसके पास कुछ द्रव्यमान यानी कि मास और आयतन यानी कि वॉल्यूम है, उसे पदार्थ यानी कि मैटर बोलते हैं, मैटर कहते हैं। अब पदार्थ के 2 से 3 नाम हैं। देखिए, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, और पदार्थ का एक और जुड़वा नेम है जो कि है द्रव्य, और द्रव्य को बोलते हैं इंग्लिश में सब्सटेंस। 4 नाम हो गए पदार्थ के। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या ये जो माइक है, ये पदार्थ है? वैसे अगर देखा जाए तो ये जितना स्थान, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ ना कुछ ये मास भी है, यानी कि द्रव्यमान भी है। इसका कुछ ना कुछ आयतन और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो इसका मतलब कि, और इसे मैं देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, इंद्रियां वाला भी फॉलो हो रहा है। तो ये पदार्थ है, ये तो हो गया। तो क्या ये बोर्ड, ये भी पदार्थ है? हाँ, इसे मैं टच कर सकता हूँ, इसे मैं देख भी सकता हूँ, इंद्रियां वाला तो फॉलो हो रहा है। तो ये आयतन इसका कुछ ना कुछ है, यानी कि वॉल्यूम है, और ये इसका कुछ ना कुछ मास है, यानी कि द्रव्यमान है, ये भी फॉलो हो रहा है। तो ये भी मास है, ये भी वो मैटर यानी कि पदार्थ है। अब कुछ टफ एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, क्या ये जो लाइट है, लाइट ये पदार्थ है? आप लोग बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ये जो लाइट यानी कि प्रकाश, करंट वाला नहीं, करंट अलग होता है, लाइट अलग होता है। करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वाला होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक, उसमें विद्युत वाला सिस्टम होता है। और ये जो लाइट होता है ये प्रकाश होता है, ये उजाला वाला मैं बोल रहा हूँ। क्या ये जो लाइट होता है ये पदार्थ है या नहीं? आप लोग बताइए, बताइए बताइए जरा। अरे बताइए, क्यों शांत बैठे हैं? बताइए ना। जी हाँ, आपने सही बोला। ये जो ये प्रकाश है, लाइट, ये पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ना इसके पास द्रव्यमान है और ना ये कुछ स्थान घेरता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है, इसके पास ना ही द्रव्यमान है और ना ही स्थान घेरता है, यानी कि आयतन है। अच्छा, क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं, देख नहीं सकते हैं। तो क्या हम इसे सूंघ सकते हैं? नहीं। क्या हम इसे सुन सकते हैं? नहीं। क्या हम इसे टच कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इसका स्वाद ले सकते हैं? नहीं। जब इसका कोई जब इसका अनुभव वाला फॉलो ही नहीं हो रहा है,
तो इंद्रियां, कोई भी इंद्रिय फॉलो नहीं हो रहा है, इंद्रिया भी नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि महसूस वाला वो भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो एक इसका ससुरा का, इस ससुरा का कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये वैसे ही मतलब कि ये पदार्थ नहीं है। अच्छा, क्या उष्मा जानते हैं ना, हीट, क्या वो पदार्थ है? अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी इसका भी नहीं है। तो आयतन की बात करें उष्मा की, तो आप आयतन मान भी सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ आयतन और नहीं भी, क्योंकि जैसे कि मेरा ये हाथ ठंडा है अभी, तो ये यहीं तक का ये ठंडा रहेगा। अभी धीरे धीरे जब लो हाई होगा तब ये इधर का उधर जाएगा, बल्कि इसके अगल बगल का ये जहाँ तक है ये वहीं तक अपना स्थान लिया रहेगा। ये नष्ट भी हो सकता है अपना स्थान, मतलब कि इसके स्थान पर उष्मा आ सकता है। ये जो गर्म फिर हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, मतलब कि मान भी सकते हैं, नहीं भी। तो चलिए हम इसको नहीं मानते हैं, आयतन इसका नहीं है। तो इंद्रियां, क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? जी हाँ। तो इसका अगर मान लिया कि इसके आयतन है, ये जो उष्मा है इसका आयतन है, मान लिया इसका आयतन है, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं है, तो इन तीनों में से इसका तीनों फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि दो फॉलो हो जाए एक छूट जाए। अगर तीनों फॉलो होगा तभी पदार्थ कहलाएगा। अगर एक भी छूट गया तो पदार्थ कहला नहीं सकता है, असंभव है। इसका मतलब कि हीट भी पदार्थ नहीं है, वो मैटर नहीं है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं साउंड का। साउंड एनर्जी के फॉर्म में ये सब होता है ना। तो साउंड, अगर उसकी हम लोग ये बात करें कि क्या उसके पास ये द्रव्यमान है, यानी कि मास, उसके पास नहीं है। क्या उसका कुछ वो स्थान लेता है? नहीं। क्या इंद्रियां फॉलो हो रही है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं, कान के द्वारा हम उसे सुन सकते हैं। तो यार दो नहीं फॉलो हो रहा है तो हम लोग उसे पदार्थ कैसे बोलेंगे? आप ही बताइए। तीनों फॉलो होना जरूरी है ना। अच्छा, क्या इसका मतलब ये हुआ, कि कोई भी एनर्जी ये मैटर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एनर्जी मैटर नहीं है। हाँ, ये सच है। आप कोई भी एनर्जी पकड़ लीजिए, ये सिर्फ तीन ही एनर्जी नहीं होती हैं। एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है। जो ऊर्जा होता है ये इसके टाइप्स बहुत होते हैं। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ लिया क्या एनर्जी पदार्थ है, तो उत्तर रहेगा नहीं, कोई भी एनर्जी पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हवा को क्यों पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है ये एक बैलून, यानी कि गुब्बारा। तो इसी की सहायता से हम लोग आज हवा को प्रूफ करेंगे कि वो भी एक मैटर है। देखिए, मैं एटमॉस्फेयर पर हूँ। एटमॉस्फेयर में हम लोग ये जानते हैं कि हवा होता है। तो मैं ले रहा हूँ हवा को अपने पेट के अंदर। मैंने हवा को लिया अपने पेट के अंदर, फिर अपने मुख की सहायता से इस गुब्बारे में उसे डाल दिया। अब देखिए, ये गुब्बारा फूल गया। अब इसे मैं दबा सकता हूँ? नहीं। क्या इसके पास आयतन है, यानी कि ये कुछ स्पेस ले रहा है, ये कुछ जगह घेर रहा है, इसका कुछ वॉल्यूम है? आप लोग बताइए। क्या मैं ये जितना स्पेस ले रहा है इसकी जगह को ग्रहण कर सकता हूँ, इसकी जगह पर कुछ और रख सकता हूँ? आप लोग बताएंगे कि हाँ, क्योंकि इसे हटा दो, यहाँ पर रख दो। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि कहीं भी रहे, बस इस कुछ ऐसा करना है कि ये इतना जगह लिया, बट इसके अंदर इस उतने ही जगह में इसे रख देना। इसे हटाना बटाना नहीं है, इतने ही जगह पर उसके। तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं दबा भी रहा हूँ, उसके बाद ये अपना जगह इसके अंदर तो एयर ही तो है। वो एयर को मैं एयर की जगह पर मैं कुछ नहीं रख सकता हूँ। आप लोग जो कि देखे हैं लाइव में। सो इसका आयतन वाला तो हो गया काम। तो क्या इसका मास है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये देखिए कुछ ना कुछ इसका वो वजन है, इसका कुछ ना कुछ वजन है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये कुछ ना कुछ इसका वजन है। वजन नहीं, द्रव्यमान है। वजन तो 0 हो सकता है इसका, वैसे मान भी सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान वाला भी फॉलो हो रहा है। तो क्या इंद्रियां वाला फॉलो हो रहा है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे टच कर सकता हूँ, प्लस मैं इसे देख भी सकता हूँ, प्लस इसके द्वारा अगर मैंने इसे फोड़ा तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होगा।
मैं आखिर जब मैं इसे फोड़ता हूँ, जब बैलून फूटता है तो आवाज़ क्यों आती है, ये फिजिक्स में मैं बताऊँगा। बहुत लॉजिक है इसका, मतलब कि इंद्रियां वाला भी इसका ख्याल हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये हवा जो है वो एक पदार्थ है, वह पदार्थ गुब्बारे से मैंने प्रूफ किया। तो आप लोग प्रूफ के साथ कल, आज का ये होमवर्क है, कल आप ये लेक्चर देखने के बाद पूरा आप लोगों का होमवर्क ये है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि क्या आग पदार्थ है या नहीं। आप लोग ये बताना मत भूलिएगा, वो भी प्रूफ के साथ। मैं कल इसके बारे में डिस्कस करूंगा पार्ट 2 में, इसके पार्ट 2 में मैं कल डिस्कस करूंगा। तो अब चलते हैं हम लोग पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद को देखते हैं। ये तो इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया। इसके अभिलाक्षणिक गुण एक्सेट्रा इत्यादि को अगली इस पदार्थ के महत्वपूर्ण जो उसके संबंधित पद है उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो जरूरी मास वो सब जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक उतना नहीं समझ में आएगा कि मास बोलते जा रहा है पता नहीं क्या है। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मास यानी कि द्रव्यमान और वेट यानी कि भार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो अगर इसकी डिफिनीसन की बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा ये डिफिनीसन दी गई है कि वैसे सब लोगों के द्वारा, ये हम लोगों के भी द्वारा डिस्कसिंग के दौरान, कि किसी भी बॉडी में जितना एक्चुअल कंटेंट भरा हुआ है उसे हम लोग मास बोलते हैं। ये कोई डिफिनीसन है, इससे आपको कुछ समझ में आया है? आप लोग पहले ये बताइए। एक्चुअल कंटेंट यानी कि एक्चुअल परिमाण, यानी कि रियल परिमाण, जो वास्तव में उसका परिमाण है वो भरा हुआ है। ये परिमाण क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि इस मास का, इस द्रव्यमान का एक्चुअल डिफिनीसन कोई भी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता कोई डिफिनीसन? इसका डिफिनीसन तो ही देना है, आप भी दे दिए हैं। तो मैंने जो दिया है ये बनाया गया है, वैसे ही हम लोग इसका सही डिफिनीसन कभी भी नहीं दे सकते हैं। इसे हम वैसे मान सकते हैं, उल्टा सीधा दे सकते हैं डिफिनीसन। ये उल्टा सीधा ही डिफिनीसन है, कोई एकदम समझने हेतु कि डायरेक्ट इसी पर नहीं है। देखिए ये जो फिजिकल ये यूनिट होते हैं ना, फिजिकल जो क्वांटिटी होते हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होते हैं वो उसका डिफिनीसन वो 7 होते हैं, उसमें से ये मास भी है। तो इसका डिफिनीसन हम नहीं दे सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम दूसरे का डिफिनीसन दे सकते हैं जो कि भार है। इन्हीं 7 के द्वारा, जिसमें से 7 में से एक मास है, इन्हीं 7 के द्वारा हम किसी और का डिफिनीसन, इसी के रिस्पेक्ट में किसी और का डिफिनीसन देते हैं। जैसे कि भार का डिफिनीसन ये है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे हम लोग भार कहते हैं। या फिर किसी भी वस्तु पर जितना फोर्स अट्रैक्शन वाला लगा हुआ आता है उसे उसका भार कहते हैं। पृथ्वी नहीं, कोई भी पिंड जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे उसका भार बोलते हैं। लेकिन तो ज़्यादातर पृथ्वी वाला ही बात माना जाता है। अगर हम इसका यूनिट का बात करें, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है मास यानी कि द्रव्यमान को, तो वो है स्मॉल m से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और इसका SI यूनिट यानी कि सिस्टम यूनिट, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम यूनिट जो है इसका किलोग्राम और ग्राम है, kg और ग्राम। और ये जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है। अदिश राशि, सदिश राशि, आप लोगों को ये सब पढ़ते, इसके जो इंपोर्टेड टर्म रिलेटेड टू मैटर है, ये सबको पढ़ते समय आप लोगों को समझ में आएगा कि ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, लेकिन तो भैया इस केमिस्ट्री को समझने के लिए फिजिक्स के भी कुछ पद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले ही क्लियर ये सब करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये सब का नाम लूँ तो आप लोगों को पहले ही पता हो जाए, उस समय मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े। फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, जिसमें केवल 1 2 3 4 एक्सेट्रा मैथमेटिक्स की ज़रूरत हो, मैथमेटिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत हो, उसमें डायरेक्शन दिशा उषा की ज़रूरत ना हो, उसे स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि बोलते हैं। ये अदिश होता है मास और ये सदिश। अब ये तो हो गया, क्या मास कभी भी 0 हो सकता है? नहीं, ये कभी भी 0 नहीं होता है, नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या अगर मेरा मास यहाँ पर 40 kg है तो क्या वो स्पेस में भी 40 kg होगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल कंटेंटवा तो मेरा हटेगा नहीं ना, जो मेरा कंटेंटवा है अभी वही तो कंटेंटवा वो स्पेस में रहेगा। क्या पृथ्वी के केंद्र पर मेरा मास सेम रहेगा? जी हाँ, क्योंकि वहीं पर भी तो वही तो कंटेंटवा है, कोई अलग थोड़ी ना है। अच्छा, अब इस वेट की बात करते हैं यानी कि भार। तो इसे प्रदर्शित किया जाता है W से। अभी मैंने डिफिनीशन बता दिया इसका कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे हम लोग वेट बोलते हैं यानी कि भार कहते हैं। और अगर इसकी SI यूनिट की बात किया जाए, SI यूनिट की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात किया जाए, तो इसका है न्यूटन। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत लोग ये बोलते हैं कि वेट को किलोग्राम में मापते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। जो हम लोग
सब्जी खरीदने जाते हैं ना, 4 केजी आलू, 5 केजी आलू, कहते हैं कि 5 केजी वेट दे दो आलू, 5 केजी का वेट का आलू दे दो। तो 5 केजी असल में मास होता है, असल में मास होता है, वेट नहीं होता। वेट देखिए 10 न्यूटन की फोर्स से पृथ्वी आकर्षित करती है हर एक पिंड को, हर एक वस्तु को। तो इसका 5 केजी मास है, तो F 5 केजी मास है, तो आप लोग F बराबर ma से निकाल सकते हैं कि इसका कितना वो रहेगा 10, यानी कि 50 न्यूटन। असल में 50 न्यूटन मांगना पड़ेगा तब वो सब्जी वाला देगा, लेकिन तो 50 न्यूटन ना बोलकर 5 ही न्यूटन बोल देते हैं, क्योंकि यार 50 बोलने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और ये 5 बोलने में झट से बोल देते हैं। और वेट बोलना ज़्यादा आसान लगता है लोगों को, मास जो कि किसी को उतना पता ही नहीं है, जो कि हम लोग भी यही बोलते हैं। तो अगर रियल में डिफरेंस यही है, और ये एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि ये फोर्स है, ये जो वेट है ये एक प्रकार का फोर्स है, ना कि केजी में इसका मापा जाता है। ये एक प्रकार, ये सदिश राशि है, यानी कि इसका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो ये वेट होता है ना, वेट ये कहीं जगह चेंज होने पर ये चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जगह चेंज होने पर फोर्स भी तो चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, जगह चेंज पर ये भी चेंज। अच्छा, क्या पृथ्वी के केंद्र पर भार सेम ही रहेगा? कोई भी कितना भी किसी का मास हो, पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार जो रहेगा वो शून्य रहेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी कितना भी उसका परिमाण हो, कितना भी आई हो, उसका भार शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो पृथ्वी वो अट्रैक्ट करती है, वो 0 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करती है। जब 0 न्यूटन का फोर्स, 0 आप यहाँ पर रखेंगे तो 0 आप लोग जानते हैं, किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 बना देगा, तो 0 हो जाएगा उसका वेट। ये हो गया मास और वेट में डिफरेंस। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आयतन के बारे में। तो दोस्तों चलिए वॉल्यूम एंड डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं, यानी कि वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे हम लोग आयतन कहते हैं। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल V से, और इसका जो SI यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो इसका मीटर क्यूब होता है, और छोटा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो छोटा यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप लोग ये जानते हो कि एक लीटर बराबर 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml, यानी कि 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना, अगर हम मीटर या सेंटीमीटर में करें तो क्या होगा, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आप लोग ऐसे ही 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी के बारे में। या देखिए, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही घनत्व कहते हैं। जो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है उसे हम लोग घनत्व कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व। इस घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। इस घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। P = m/v, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। और इसका जो SI यूनिट होता है यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसका जो SI यूनिट होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों बहुत टाइम हो चुका है, तो चलिए अब लोग हम लोग इसी पर एंड करते हैं। तो दोस्तों शायद जहाँ तक मुझे लगता है ये सब आपको बहुत ही वो 6th 7th 8th ETC में इत्यादि में पढ़ाया जा चुका होगा, लेकिन इसको दोहराना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि भाई लोग अगर हम लोग इसे भूल जाएंगे तो इस मैटर के बारे में बहुत कुछ सही से नहीं समझ पाएंगे, जो कि इन लोगों को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके लिए एक पंक्ति है जो कि मैंने खुद बनाई है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किससे ज्ञान ले रहे हैं, हम किससे ज्ञान ले रहे हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ज्ञान का धारा जहाँ भी बहे हमें अपने हाथ को वहाँ पर फैला लेनी चाहिए। अगर हम ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करेंगे तो न जाने कितने ज्ञान
हमसे मिल सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सब लोग यही बताते हैं, लेकिन तो चलिए दोस्तों, एंड पार्ट 2 में आना मत भूलिएगा। और वो जो होमवर्क दिया था मैं, उसे मत भूलिएगा। कौन सा होमवर्क? आग वाला, कि आग क्या है, आग मैटर है या नहीं, प्रूफ करो, अपने आंसर को प्रूफ करो। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और पार्ट 2 में आना मत भूलिएगा। जय हिंद एंड टेक केयर।